आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज़ आज 19 साल का हो गया है। इस दौरान भारतीय इकोनॉमी और बाजार में बड़े बदलाव हुए हैं। निफ्टी ने 3000 से 22,000 का सफ़र तय किया है। इक्विटी कल्चर शहरों की तो क्या बात करें, गांव तक पहुंच गया है। आज हम बाजार के तमाम दिग्गजों से बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चोखानी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी के पास कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कई दशकों का बड़ा अनुभव है और बाज़ार के शार्पेस्ट माइंड्स में इनकी गिनती की जाती है। और मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जब हम निफ्टी में ऑलमोस्ट एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट करने वाले हैं। और सीएनबीसी आवाज़ के बर्थडे वाले दिन नॉर्मली मार्केट काफ़ी शानदार रहता है। 21,832 तक गए हम, 21,834 के हाई के सामने पर। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। और 19 साल का ये हमारा सफ़र, आपके हिसाब से पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हम आज स्पेशल डे पर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपके हिसाब से क्या हाईलाइट रही हैं पिछले 19 साल की? अनुज, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जैसे आपने कहा, अगर मैं विश करूं कि आप कहते हैं आपके जन्मदिन पे मार्केट न्यू हाई करते हैं, तो ये करते रहे। और आप जन्मदिन ही क्यों, आप हर क्वार्टरली जन्मदिन मनाइए कि मार्केट अच्छे ही मूड में रहे। पर जैसे आपने कहा, 19 साल की जर्नी बहुत अच्छी रही है, आपके चैनल की भी और अपने देश की भी। और 19 साल यानी 2004 2005, जबकि एकदम बुल मार्केट एकदम इस ग्लोरी में था। बिल्कुल, जो इमर्जिंग मार्केट्स का भी दौर था वो। 9/11 हो चुका था 2001 में, एंड कमोडिटीज़ बूम और ब्रिक्स का एकदम बूम भयंकर चालू था। और उस दशक में आई रिमेंबर जो रिलायंस है या वेदांता है या भारती टेलीकॉम है, लार्सन एंड टूब्रो है, एंड बहुत सिमिलैरिटी है इस बुल मार्केट से। जब वापस इंडस्ट्रियल्स, रियल एस्टेट, पावर सेक्टर, इन सब में बहुत बहुत तेज़ी है। एंड बैंक्स ऑल्सो, एंड PSU खैर वाज द लीडर ऑफ दैट बुल मार्केट, क्योंकि अरुण शौरी उस टाइम डाइवेस्टमेंट मिनिस्टर बने थे। बिल्कुल। एंड एक्चुअली सेल भी हुए थे कंपनीज के। तो द फादर ऑफ दैट बुल मार्केट वी यूज्ड टू से इन द वाजपेयी गवर्नमेंट एंड अलॉन्ग विद अरुण शौरी वाज PSU, विच इज़ बैक अगेन नाउ। तो बहुत सिमिलैरिटी है, एक्कोज है। उस टाइम ऑफ कोर्स बुल मार्केट ख़त्म हुआ जब सब प्राइम क्राइसिस हुई अमेरिका में। और इस बार भी शायद 2-3 साल आगे जाके जो देखें, सॉवरेन डेट में क्राइसिस होने की संभावना है दूसरे देशों में। UK में शायद चालू होगा, फिर जापान में तो खैर देख ही रहे हैं कि करेंसी 50% घट गई। अमेरिका में भी ऐसे आसार दिख रहे हैं कि 7-8% फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। बट वक्त है उसमें। इस साल के लिए आई थिंक बुल मार्केट इज़ इन इट्स ग्लोरी एंड वी शुड कीप एंजॉइंग इट। बिल्कुल। और मैंने कुछ उस समय के वीडियोस देखे थे। मेरे उस समय खैर बाल काले थे, थोड़े घने थे, और आपके भी, लेकिन आपके बाल सफ़ेद थे, मेरे तो खैर रहे नहीं। लेकिन खैर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अब मनीष जी बात करते हैं फिर कि आगे क्या करना है, क्योंकि 2023 बहुत शानदार रहा। अरे निफ्टी पे 20% की रैली हुई और स्मॉल कैप्स में तो गदर मचा दिया। और इकलौती ऐसी मार्केट जो 8 साल तक लगातार गेंस दिखाए जिसने। मुझे याद है जब मैं आया था पुणे, आपके साथ फ्लेम यूनिवर्सिटी में बात की थी, तो आपने कहा था कि अगले 100 साल में इंडिया नंबर 1 इकॉनमी बन जाएगी। और आपको अब उस तरीके का व्यू लेना है। 2024 क्या उसी का एक कंटिन्यूएशन रहेगा? अनुज जी, बहुत आसान है कि हम बुलिश फॉरवर्ड में कुछ ना कुछ कहते रहें, बट रियलिटी है कि जो अंडरलाइंग वजन होता है प्रॉफिट का, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहता है। एंड प्रॉफिट साइकिल इम्प्रूव हो रही है इंडिया में डेफिनेटली। और जो एकदम बॉटम में जाके 3% ऑफ GDP का प्रॉफिट जाके घट गया था, वो बढ़ते बढ़ते 7-8-9% की तरफ जाएगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ है 14-15% का, बट मार्केट ने एंटिसिपेट कर भी लिया है। जैसे उसका रिवर्स भी अगर आप देखें, जैसे अब इन्फोसिस और TCS के रिजल्ट आए थे, मार्केट ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था कि ये रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे इतने। बिल्कुल। एंड उससे थोड़े बेटर आ गए तो मार्केट में रिलीफ हो गई। सेम यही चीज़ जब दोहराता है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स का अगर बहुत ऊंचा हो और वो रिज़ल्ट थोड़ा भी कम आए, तो उसमें थोड़ा गिरावट आती है। तो ये आई थिंक ये साल ऐसा है कि वी शुड टेम्पर आवर एक्सपेक्टेशन कि 14-15% अर्निंग ग्रोथ है, बट यहाँ से कोई PE एक्सपेंशन हो जाए ऐसे करंटली आसार नहीं है, अनलेस कि भयंकर बाहर से पैसा आए इंडिया में। और ऑफ कोर्स अपने तो SIP और सबसे काफ़ी इन्फ्लोज हैं इंडिया में, बट
वन शुड गो इनटू द मार्केट दिस ईयर विथ एक्सपेक्टेशन कि 10% भी बन जाए इस साल, यू शुड बी क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। नहीं, 10% बन जाए इस साल, मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर 14% की अर्निंग्स ग्रोथ में मतलब इस साल थोड़ा सा वैल्यूएशन कंप्रेशन करे इसके आपके साथ? हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि ये जो अर्निंग ग्रोथ आएगी, और उसमें जो अंडर वैल्यूड सेक्टर है, बैंकिंग तो खैर है ही, इट्स द बिगेस्ट सेक्टर, बट सबके पास बैंकिंग के शेयर इतने हैं कि नए ग्राहक चाहिए जो आके खरीदे, एंड होपफुली वो फॉरेनर्स होंगे, या हो सकता है इंडिया में भी जैसे और पैसे आए तो उसमें आए। सो बैंकिंग पकड़ रखेगा इस मार्केट को। रिलायंस भी काफ़ी दिनों से मजबूती नहीं दिखा पा रही है, जस्ट स्टार्टिंग आउट। एंड जब मेटल में स्विंग होता है, जैसे इस साल एक्सपेक्टेशन है आने वाले साल में 24-25 में कि मेटल्स में एक बार रिवाइवल हो जाए, क्योंकि करंट ईयर में दे आर ऑल डिप्रेस्ड। तो ये 2-3 सेक्टर हैं जो अर्निंग ग्रोथ विल बीट व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मार्केट। बट इसमें इतना ये पुल नहीं है कि ये पूरे बाजार को ऊपर खींच के ले जाए। जैसे आपने कहा आईटी में भी इतनी माने कोई प्रोस्पेक्ट्स इतने बहुत बढ़िया है नहीं, तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो गई बेसिकली। तो माने 22-24 के मल्टीपल पे अगर आप 2-5% ग्रोथ वाली कंपनी लेंगे तो ऐसे कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होने वाला है। सो समटाइम पॉजिंग फॉर ब्रेथ मे बी अ बेटर थिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि मार्केट में पॉकेट्स बहुत कम है जो अंडर वैल्यूड है। बैंक्स भले ही अंडर वैल्यूड है लेकिन वो ओवर ओन्ड है। तो इसके लिए मतलब उसमें अंडर वैल्यूएशन से भी कोई बहुत ज़्यादा आपको वो मज़ा नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाकी पॉकेट्स में क्या हर पॉकेट में, बड़ी पॉकेट में ओवर वैल्यूएशन है इस समय? सी रोटेशनल बुल मार्केट है ये, क्योंकि अर्निंग ट्रेजेक्ट्री ऊपर है। जैसे मैंने कहा ये 3% से जाके 8-9% एटलीस्ट जीडीपी का शेयर रहेगा प्रॉफिट में। जो एनिमल स्पिरिट्स भी आ गए हैं, इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव हो गया है। तो जो भी लीडर सेक्टर थे पीएसयू में, इंडस्ट्रियल साइड के थे, तो रेलवे, डिफेंस, लार्सन एंड टूब्रो, रियल एस्टेट, सब में ऐसा उछाल आया है कि ऑलरेडी 2-3-4 साल आगे के अर्निंग ऑलरेडी हमने डाइजेस्ट कर ली है। और बहुत सिंपल वे में यदि मैं कहूँ कि जब आप बैंक में पैसा लगाते हैं, 100 रुपया फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं और 8% आपको ब्याज मिलता है, तो 12.5 का आपने पी मल्टीपल दिया। जब आप शेयर भी खरीदते हैं, आपको किसी साल में तो 12.5 का पी देखने मिलना चाहिए। तो अगर आज ही मैंने 20 का मल्टीपल दे दिया, दैट मीन 3 साल आगे के अर्निंग के मैंने पैसे दे दिए। उसके बाद जो वो कंपनी कमाती है 15-20-25% रिटर्न, वो मेरे पास आएगा। बट अगले 3 साल का मैंने ऑलरेडी, अभी जो सेलर है उसको मैंने दे दिया है वो। सो आज जो मार्केट अपनी 20-22 मल्टीपल पे चल रही है, ऑलरेडी अगले 2-3 साल में अर्निंग ग्रोथ को काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुकी है। सो अगर 15-16% अर्निंग आए और आपको लगे कि ये मार्केट बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके भाव बढ़ चुके हैं। देखिए, मार्केट में हम हर कोशिश करते हैं कि ऐसी साइकिल पकड़ें जहां पर अंडर वैल्यूएशन भी और अंडर ओनरशिप भी हो। ऐसा कुछ बचा है सेक्टर मार्केट में? आई थिंक ये मार्केट वेल डिस्कवर्ड है, और ये रोटेशनल बुल मार्केट है कि जैसे दिसंबर में आपने देखा कि जैसे अडानी पोर्ट, अडानी के सब शेयर चल गए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के सब शेयर चल गए, जो कि पिछले 3-4 महीने में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। सो ये एक एक करके सेक्टर बढ़ते इसी मार्केट इज़ गोइंग अप, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब 10% आप कहते हैं इंडेक्स बढ़ेगा, हो सकता है उसमें बैंकिंग 20% बढ़ जाए और कोई अदर सेक्टर है जो नहीं बढ़ेगा। एग्रीगेट की बात हो रही है, इसलिए एग्रीगेट में 10% मिल जाए। बट छोटे छोटे जैसे मीडिया सेक्टर आपका है, वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं, रिलायंस और डिज्नी की बात है। बट अगर कोई कहे कि इंडिया में 10-15 बिलियन डॉलर में पूरा इंडियन मीडिया सेक्टर मैं खरीद सकता हूँ, दैट्स अ इंटरेस्टिंग स्पेस टू लुक एट। बट जैसे आपने कहा छोटा सेक्टर है, सबसे बड़े सेक्टर में जाऊँ जो अंडर वैल्यूड है वो बैंकिंग है, उसमें आप कहेंगे कि ओवर ओनरशिप है। सो ओवर ओनरशिप मीन्स व्हाट कि आज इंडिया में 5% पैसा लोग इक्विटी में लगाते हैं, अगर वो 5 का 7 हो गया तो ओवर ओन नहीं रहेगा। सो हम लोग ही क्या करते हैं अपने एक्शन से, और बाहर के जो पैसे आते हैं वो भी इसमें लगना चाहे, तो यू विल गेट एक्चुअली अ गुड रिटर्न हियर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने कि इक्विटी में जितना पैसा आ रहा है, और अभी हम 17,000 करोड़ की SIP देख रहे हैं। हाँ जी, महीने की। क्या ये आगे जाके आपको लग रहा है 25,000-30,000 करोड़ क्रॉस करेगी? और क्या, और मतलब बिल्कुल एक जो डोमेस्टिक पैसा है वो क्या हमारी मार्केट को अब पूरी तरह से लीड करेगा? आई थिंक ये हम लोग काफ़ी साल से कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मनी इवेंचुअली विल आउटवे फॉरेन मनी। और इसके थोड़े आंकड़े में दूँ, बिलियन डॉलर में कहूँगा ताकि ईजियर है कि आज समझिए 4 ट्रिलियन डॉलर की GDP है अपनी, उसमें रफली 25% सेविंग है। मैं खाली राउंड ऑफ कर रहा हूँ, सो डोंट होल्ड मी एग्जैक्ट।
25% सेविंग करें तो $1 ट्रिलियन की सेविंग हिंदुस्तान में है। ओके। आज अपना मार्केट कैप 4 ट्रिलियन है। हाँ। तो ये 1 ट्रिलियन में से आज बैरली 25-30 बिलियन डॉलर आता है स्टॉक मार्केट में, यहाँ की 2-3% अपनी सेविंग मार्केट में आ रही है। ऐसा क्यों कि वो $1 ट्रिलियन में आधे पैसे जाते हैं डायरेक्ट रियल एस्टेट और सोने खरीदने में। तो 500 बिलियन तो पहले ही हट जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट में ही नहीं आता है। जो बाकी पैसे बचे उसमें बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पेंशन, स्मॉल सेविंग स्कीम और ये सब में जाते हैं। लार्जली फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, जैसे मैंने कहा कि 30 बिलियन मैक्सिमम आपके पास पैसे आए। तो ये जैसे यंगस्टर्स अकाउंट खोल रहे हैं आज, जो 4 मिलियन डीमैट अकाउंट खोलते हैं हर महीने, 4-5 करोड़ अब इन्वेस्टर हो गए हैं। शायद छोटे अकाउंट हैं आज, बट ये जो सिस्टम लग गया है SIP का, फिर NPS सिस्टम से पैसे आने चालू हो गए हैं। बिल्कुल। उसमें इंक्रीमेंटल 5-5% पैसे आते हैं। तो ये आप सोचिए, ये 1 ट्रिलियन, एक तो ये सेविंग नहीं घटने वाली है। जब हम कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, ये सेविंग रेट 25 का वर्स्ट केस 20% हो जाएगा। बट दैट मीन 2 ट्रिलियन तक सेविंग होगी इंडिया में, और जो 5% भी पैसा इक्विटी में नहीं जाता है वो बढ़ के अल्टीमेटली 10-15% होगा। सो द फोर्स ऑफ डोमेस्टिक मनी विल बी सो लार्ज कि आज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड आई थिंक रफली 9% होल्ड करते हैं इंडियन इक्विटीज़, एंड फॉरेनर अब भी 17% है। बट आज जो डील होते हैं इंक्रीमेंटल, जब IPO आते हैं यहाँ, उसमें एंकर इन्वेस्टर यू हैव टू बी विद द टॉप 3 जो फंड हाउसेज हैं, उनके पास 40% है ये पैसा। सो अगर SBI, ICICI या HDFC ने आपके डील में एंकर नहीं किया तो आपके IPO भी होने में डिफिकल्टी पाते हैं। दे हैव बिकम द प्राइस सेटर, नॉट द फॉरेनर्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और ये जो स्पेस है, मैंने आपके दिवाली चैनल, आपके ही चैनल में इंग्लिश में दिवाली में कहा था कि आसार हैं कि इस दशक में इंडिया में बबल बनेगा। सो आई एम नॉट सेइंग दिस ईयर बिकॉज थोड़ा रोटेशन है दुनिया में, बट पैसे का फोर्स इतना आएगा यहाँ पे क्योंकि द लास्ट बिग मार्केट विच इज़ गोइंग टू ग्रो इज़ गोइंग टू बी इंडिया। अर्निंग साइकिल इज़ इन योर फेवर, द फोर्स ऑफ मनी इज़ इन योर फेवर, और हर फॉरेनर जो वेट करता रहता है कि करेक्शन आएगा तब मैं एंटर करूं, और उसमें डोमेस्टिक लेते जाते हैं। जैसे जब इन्होंने पिछले साल में 20-25 बिलियन बेचा था, सारा यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया डोमेस्टिक मनी में। सो वो लेफ्ट आउट फीलिंग अल्टीमेटली आके जो लास्ट क्लाइमैक्स बनता है इन अ बुल मार्केट, आई थिंक वो इस दशक में देखने मिलेगा हमें। रियल एस्टेट तो गोल्ड में $500 बिलियन, मतलब 20 टाइम्स ऑफ बहुत पैसा जाता है उसमें। वाह, मतलब मेरे को, मतलब नंबर्स थोड़ा मेरे को स्टैगरिंग नंबर है। स्टैगरिंग नंबर है, बाकी 20 गुना, मतलब जो आपके टोटल मॉर्गेजेस आउटस्टैंडिंग है, टोटल स्टॉक, उससे ज़्यादा एनुअल फ्लो है जो लोग डायरेक्टली खरीदते हैं रियल एस्टेट। वाह। क्योंकि छोटे छोटे शहरों में बहुत पैसा जाता है। सोना अपने जैसे कहते हैं कि 100 बिलियन के रेमिटेंस आते हैं, 100 बिलियन का सोना खरीदते हैं हम हर साल, वो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है इंडिया के। चलिए ठीक है, थोड़ी गरीबी वाली फीलिंग आ रही है लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा देखिए मनीष जी, क्या होता है, आपने कहा कि इस साल थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा अपना म्यूटेड रखें, खतरा बता के नहीं आता है, लेकिन 2024 में कोई आपको लग रहा है कि रिस्क फैक्टर्स हैं जो शायद मार्केट तवज्जो ना दे रहा हो जिसकी तरफ? अनुज, अपने देश में तो आई थिंक कंडीशंस आर वेरी राइप, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एनिमल स्पिरिट्स आर बैक, सो आई थिंक डोमेस्टिक फैक्टर लार्जली में कुछ नहीं होता है। वैसे दे आर पॉलिटिकल थिंग्स ऑन द होराइजन कि जब ये सीट की रीऑर्गेनाइजेशन होगी नॉर्थ और साउथ की, जो कि बहुत ओवर ड्यू है, 25 साल से जो ड्यू है, अब UCC आने वाला है, CAA आने वाला है, तो थोड़े बहुत माहौल ऐसा होगा एट सम पॉइंट विच इज़ नेसेसरी टू डू ऑल्सो। बट लार्जली आई हैव फाउंड कि जब शॉक आते हैं वो बाहर से अनएक्सपेक्टेड आते हैं। जैसे मैंने कहा, बाहर के शॉक में एक तो जियो पॉलिटिक्स, वी नेवर एक्सपेक्टेड यूक्रेन वॉर, वी नेवर एक्सपेक्टेड इजराइल वॉर। अब जो जैसे हुटी के अटैक हो रहे हैं कि शिपिंग के भाव ऐसे बढ़ गए कि एक्सपोर्ट में सबको इम्पैक्ट लग रहा है। ईस्ट एशिया में ऐसा मानना है लोगों का कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अब कब होगा, कैसे होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, रिमेन्स टू बी सीन। बट टू मी द बिगेस्ट रिस्क हैज़ बीन कि ये जो नोट छापना चल रहा है वेस्ट में, कि सेंट्रल बैंक थ्रॉटल को पीछे कर रहे हैं और जो सरकारें हैं वहाँ पे वो अपना फिस्कल स्टिमुलस चालू रखे हैं ताकि उनको वोट मिले, और ये सारा इलेक्शन का साल है। तो सारे बैलेंस शीट, अमेरिका हो, जापान हो, यूरोप हो, UK हो, पूरा मैस है। एंड किस दिन बॉन्ड मार्केट इनको कहेगा कि हम आपको पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि लॉट ऑफ द इंक्रीमेंटल बाइंग वाज फ्रॉम चाइना, सऊदी, हु हैव ऑल स्टॉप्ड।
तो थोड़ा एक बार कभी शॉक आए वहाँ पे, तो उसमें एक बार ये रिस्क ऑफ ट्रेड चालू होके it could have a cascading effect across the world. I think to me that is the biggest risk in the world. ओके चलिए अब कुछ बात करते हैं कुछ थीम्स की मार्केट में। 2023 में एक थीम ने बहुत शानदार कमबैक किया, वो थी डिजिटल और न्यू एज स्टॉक्स। 2022 में एक क्लियर ओवर वैल्यूएशन, एक बबल, और 2023 में कमबैक। 2024 के लिए क्या व्यू है यहाँ पर? सो देखिए, ये बिजनेसेस आर गुड बिजनेसेस, दे आर हियर टू स्टे, वेदर यू से जोमेटो हो या नाइका हो एंड सो ऑन। बट जैसे मैंने कहा, वी आर पेइंग अ लॉट फॉर द फ्यूचर। और जैसे इसके खुद के जो नॉलेजेबल लोग हैं वो खुद शेयर, आई थिंक आज भी शायद नायका का बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। हाँ हाँ। सो जो यू नो लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्ड फॉर वेरी लॉन्ग एंड इट्स राइट कि उनको भी इनकैश करना है अपने। बट जैसे बुल मार्केट बढ़ते जाता है, अपना भी इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो भाव नहीं रहे कि आपको 1-2 साल में रिटर्न हो जाए। सो ये सब ऐसे शेयर हो गए कि जैसे मैंने पहले कहा कि 12.5 का पी इसमें आपको कब दिखने मिलेगा, शायद 10 साल लगे। तो अगर आपके पास 10 साल की होराइजन है, देन डेफिनेटली दीज आर द राइट कंपनीज टू लुक एट। द बिजनेसेस आर हियर, बाय एंड लार्ज ड्यूओपोली हो गए हैं मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस, एंड दे कैन स्केल वेरी रैपिडली। और अगर 5-10 साल आगे मैं देखूं, जब इंडिया में $2,000 पर कैपिटा का बढ़ के 4 और 5,000 हो जाए, तो इनमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा। सो द प्रॉफिट एक्सपेंशन कैन बी वेरी वेरी ड्रामेटिक। सो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं, जैसे मैं प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ, आई कैन होल्ड फॉर 5 years, इट मे बी राइट फॉर यू। बट अगर आपने 20% अपना पोर्टफोलियो इसमें डाल दिया है, या आप सोच रहे हैं 2 साल में मेरी कमाई हो जाएगी, आई वुड बी अ बिट गार्डेड ऑन दैट। एक और थीम जिसने बहुत पैसा बना के दिया, ये आपके डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स। ये एक्चुअली क्योंकि एज अ थीम शायद किसी ने सोचा नहीं था 1.5 साल पहले तक, लेकिन अब ये अपने आप में एक बड़ी थीम बन रहे हैं। यहाँ पर अभी भी स्पेस है या ऑलरेडी? आई थिंक मनी इज मेड। 35 के पी चल रहे हैं, अल्टीमेटली PSU शेयर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टियर 2 में आ गया है इंडिया के, माने इन द टॉप 75 और 80 कंपनीज। सो दे आर अगेन, लाइक आई सेड, आप कोई भी बिजनेस कहेंगे हिंदुस्तान में आज के तारीख में, ऐसा कोई बिजनेस नहीं लगेगा कि इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। क्योंकि जो देश 11-12% नॉमिनल GDP ग्रोथ दे रहा है, और जिसमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज गेनिंग एट द एक्सपेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड, आपकी 15% तो ग्रोथ आने वाली है। और उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज जो होते हैं, कॉस्ट को अगर आप टाइट करें और सेल थोड़ा बढ़ जाए, तो प्रॉफिट ग्रोथ आ जाता है। इसलिए हमारा मानना है कि सब 15% ग्रोथ तो है इंडिया के इंडेक्स में। उसमें जो छोटे शेयर हैं, छोटे जो शेयर, लोग क्यों उसका मल्टीपल आगे दे रहे हैं कि उसमें अर्निंग ग्रोथ 20-25% आएगा, इंडेक्स से ज़्यादा आ सकता है। इसलिए जो स्मॉल कैप मिड कैप में उछाल आया था, थिंकिंग कि दिस इज़ वेयर द रेट ऑफ चेंज इज़ फास्टर देन इन द लार्ज कैप्स। तो आई डोंट थिंक वो थीम में कोई चेंज है। और जैसे मैंने कहा, रोटेशनल बुल मार्केट है। कभी जैसे रेलवेज में लीडरशिप है, देन करेंटली इट मे बी इन पावर स्टॉक्स, कि पावर में बहुत शॉर्टेज है। इट में रोटेट, जैसे फार्मा में चालू हुआ, देन इट रोटेट्स एंड इट गोज टू सम अदर सेक्टर। तो ये हर सेक्टर रोटेशन करते 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 बढ़ेंगे। एग्रीगेट में जब आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, इंडेक्स लेवल पे शायद 10% ही दिखे, बट इंटरनली सेक्टर बाय सेक्टर जब भी लगे कि कोई सेक्टर एकदम निगलेक्टेड है, अगर आप उसको पकड़े, यू विल आउट परफॉर्म द मार्केट। ओके, तो ये खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें बस यही दिक्कत होती है कि कई बार बैठना पड़ता है काफ़ी टाइम तक, उसमें वो स्टॉक्स काफ़ी टाइम तक चलते नहीं है। तो इसके लिए 3 महीना 6 महीना अगर आप सोचें ना, तो लगे बहुत बोरिंग है, 10% के लिए कौन बैठेगा। बट जब आप 3 साल बाद सोचते हैं कि अगर मैं उस टाइम मार्केट एग्जिट मार दिया होता, हाँ, तो ये पूरा मैंने जो 50-60% का गेन देखा था, वो नहीं मिलता मुझे। आई थिंक दैट, जो कि हर म्यूचुअल फंड वाले भी आके कहते हैं, इट इज़ नॉट टाइमिंग द मार्केट, टाइम इन द मार्केट। बिल्कुल। सो ये ऐसा दौर है इंडिया का कि वी शुड एक्चुअली थिंक मोर ऑफ एसेट एलोकेशन, कि आर वी इन्वेस्टेड इनफ इन इक्विटीज टू स्टार्ट विथ। ओके, अगर 5% ही पैसा जा रहा है इंडिया का, एंड यंग इंडिया का, इसमें वेल्थ क्रिएशन इवेंचुअली इक्विटीज में होगी। एंड आपको एज अ स्मॉल इन्वेस्टर, देयर आर मेनी शेयर्स, यू डोंट हैव टू बाय द इंडेक्स, यू डोंट हैव टू बाय दिस। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न, आई हैव फ्रेंड्स जिनके फंड में 25% CAGR है फॉर 15-15 साल, 20-20 साल। बिल्कुल। और उसमें टैक्स नहीं लगता है, आप 20 साल बाद टैक्स भरेंगे। तो जब ये अपॉर्चुनिटी है, तो आई डोंट थिंक वी शुड बी सो फर्स्ट अबाउट अगले 3 महीने में क्या चल जाएगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। वो तो है, खैर वो हमारा काम है थोड़ा सा, क्योंकि उसको एड्रेस करना डे टू डे मार्केट को। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं थोड़ा सा डेटा पढ़ रहा था कि, और वो काफ़ी वायरल भी हुआ था, कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना का मार्केट 3000 पर था, हमारा मार्केट भी 3000 पर था। आज भी चाइना मोरलेस 3000 पर है और हम 22000 पर पहुँचे। एब्सोल्युटली।
तो कैसे देख रहे हैं अब इसको, क्योंकि तो यही मैं कह रहा था अनुज ना कि देर इज़ नो बेटर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड देन चाइना इन द लास्ट 20 ईयर्स। आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, जितने भी हम पेट्रियोटिक हों, फैक्ट इज चाइना हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गई पिछले 20 सालों में। बट उसका जो रिटर्न था, लोगों ने इतना जूस कर लिया पहले ही अप फ्रंट उसके पैसे भर के। तो प्री क्राइसिस जब उनके ओलंपिक गेम हुए थे उसके पहले ही वो मार्केट में टॉप बन गया था, और ऐसा बबल बना कि वो 15 साल बाद भी वो भाव आए नहीं वापस। एंड इट हैज़ रिपीटेड, जो पहले जापान में हुआ था 1987 में, वहाँ टॉप बना था, वो आज 2023 में आके इट इज़ क्रॉसिंग 35-36 साल बाद। तो एक साइड ये भी डर रखता है कि इंडिया में बबल बनना बहुत लाइकली है इस दशक में, बट देन पोस्ट द बबल इफ दैट हैपन्स देन you may not have 10 years of returns. Wow. So what do you want? You want अभी मैं कमा लूँ और फिर 10 साल आराम करूँ, कि धीरे धीरे 15% बढ़ के आराम से we get rich slowly rather than get rich and then repent at leisure. नहीं, slowly I think, slow and steady. It depends on each person. So वो depend actually, मतलब आप अगर किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे तो उसका जवाब अलग होगा, हमारा जवाब थोड़ा शायद अलग होगा। तो फिर एक आखिरी सवाल आपसे, इस समय आपकी बैंक की बात हो गई हमारी, लेकिन हाईएस्ट कन्विक्शन थीम या कोई I think नहीं, honestly जैसे for many years I'm saying this, it's not about now and it's not only about valuation, कि फाइनेंशियलाइजेशन जब इस देश का होता है, ये बैंकिंग जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो, म्यूचुअल फंड्स हो, डिपॉजिटरीज हो, इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज इज सो मच, दे आर लाइक प्लेटफॉर्म कंपनीज। तो बहुत यू कैन नॉट इमेजिन द स्केल ऑफ प्रॉफिट। आप इमेजिन नहीं करते थे कि HDFC और SBI इवेंचुअली आर गोइंग टू क्रॉस $10 बिलियन ऑफ प्रॉफिट पोस्ट टैक्स। जो PSU बैंक भी है, ये सब 3-4 गुना हो गए हैं, बट फिर भी मल्टीपल अब तक नहीं बढ़ा है, क्योंकि अर्निंग इतना एक्सेलरेट हुआ है। 5 मल्टीपल, 6 मल्टीपल, 7 मल्टीपल पे PSU बैंक आज भी मिल रहे हैं। द लार्जेस्ट बैंक जो HDFC बैंक है, उसका डी रेटिंग हो गया है कि वो 17 के 15, 16, 17 के मल्टीपल पे है, डिपेंडिंग विच ईयर यू आर डिस्काउंटिंग। जबकि जो क्वालिटी बैंक है जैसे कोटक, आज भी 24 मल्टीपल होल्ड कर रहा है। तो हर टॉप टू बॉटम में इतना स्कोप है। AMCs हैं, कल HDFC AMC की रिजल्ट आई थी एज एन एग्जाम्पल, बट ये जब 25 बिलियन आज के फ्लो में हम इसमें उछाल देख रहे हैं, यू इमेजिन जब ये फ्लो बढ़ के 50-75 बिलियन होगा इंडिया में, इनके कोई कॉस्ट बेस नहीं बढ़ने वाले। और जो रेट है इसमें हो या इवन NSE में जब आप ट्रेड करते हैं, द रेट्स आर ऑलरेडी सो लो, तो द वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड देयरफॉर ऑपरेटिंग लेवरेज इज सो ग्रेट इन फाइनेंशियल सेक्टर, और हर चीज़ यहाँ पे आके मिलता है। आप सोचे मैं FMCG देखूँ या मैं कभी कंस्ट्रक्शन देखूँ या मेटल देखूँ, बट सबका सार अल्टीमेटली आके फाइनेंशियल सेक्टर में मिलता है। तो आई थिंक जस्ट स्टे पुट ओवर देयर। आज भी 35-40% इंडेक्स वेटेज है, आई डोंट थिंक ये चेंज होगा, might increase only, and outperformance will come here. Like US में अगर आप बैठे and you said कि Apple और Microsoft और Google तो सब जानते हैं, इसमें अब कौन कमाएगा, कमाई वही हुई, और अल्टीमेटली टॉप वहीं बना। Magnificent 7 जो कह रहे हैं, अल्टीमेटली came from those shares only. So just stay with conviction. बिल्कुल, स्टे विद कन्विक्शन। और देखिए मनीष जी, कन्विक्शन हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई तक गए, 21,834 का जो हाई था उसके सामने 21,832 तक यहाँ पर हम गए। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे ख्याल से 5 मिनट आपके साथ और कन्वर्सेशन हो जाती है अगर, तो शायद निफ्टी भी ऑल टाइम हाई हिट कर लेता, लेकिन खैर वो अगले शो के लिए उसको रोक के रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, और बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ, मार्केट कवरेज जारी रहेगी। थैंक यू।